आज के इस वीडियो के में हम कंटिन्यू करेंगे महाजनपद काल पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था जिसमें से 25 क्वेश्चंस किए थे और इस वीडियो में हम अगले 25 क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस मैप में महाजनपद टाइम पीरियड का 16 महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में बताया है। इससे आप उनके लोकेशंस पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे सारे महाजनपद किस जगह पे थे। तो एक सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था मगध, वो वर्तमान में बिहार के पटना के समीप पड़ता है, जो 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 26 क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? जैसा कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो यहाँ पे कब्जा करने के लिए सभी गणराज्यों में युद्ध हुआ करता था। तो उसमें से क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। एक्सप्लेनेशन। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्य में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उसने कौशल एवं काशी को अपने राज्य में मिला लिया। यह था अजातशत्रु जिन्होंने कौशल एवं काशी को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेंट्रमीज कहा। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासन काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घनानंद सिकंदर का समकालीन था और इसी के शासन काल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में, महाजनपद काल के टाइम पीरियड पे भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। एक्सप्लेनेशन। भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कोलकाता बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी किए थे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि सबसे पहली कागजी मुद्रा कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किए थे और यह भारत का सबसे पुराना बैंक था, हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में 18वीं सदी के पहले मुद्रे के तौर पर सोना व चांदी के सिक्के का प्रचलन था। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे और शीशे के सिक्के चलवाए। 6ठी शताब्दी में सिक्के को पुरान, कर्षपना या पना कहा जाता था। तो उस 6ठी शताब्दी से ही सिक्कों के प्रचलन चलते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो कुछ राजा दिए गए हैं और उनमें से फिर आगे क्वेश्चंस है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो वो जिन राजाओं के नाम हैं वह हैं अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। यह 3 राजा हैं और ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। इसका एक्सप्लेनेशन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, और इनमें से कोई नहीं। तो जो बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण था वह था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, और इसी वजह से प्राचीन भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व भी रहा है। और मगध जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था वह बिहार में ही पड़ता था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेंगे कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध का सम्राट बिंबिसार अपने राजवैद्य को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवंती। मगध के राज सम्राट बिंबिसार ने, एक्सप्लेनेशन है, उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत की चिकित्सा करने के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को भेजा था, और उस टाइम चिकित्सक को जीवक कहा जाता था या फिर राजवैद्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। एक्सप्लेनेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, इसे ध्यान से समझें कि शिशुनाग 412 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती पर वहां के शासक अवंतीवर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई। तदुपरांत उसने वत्स को मगध में मिलाया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र के लिए पश्चिम देशों से व्यापार मार्ग के रास्ते खुल गए थे। तो ये शिशुनाग जो था इसने दो साम्राज्य को अपने में मिलाया था, वह था वत्स और अवंती, जिससे कि पश्चिमी देशों से व्यापार के मार्ग खुल चुके थे और वहां से व्यापार करना आसान हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? हमने पढ़ा था कि 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था अंग, तो उसका विलय किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय किया था। एक्सप्लेनेशन है, बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। वह हर्यक वंश का था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? जैसा कि कई बार मैं बता चुका हूं कि सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वह था मगध साम्राज्य, जिसपे से उनका राजा शिशुनाग कई दिनों तक राज किया था और सबसे शक्तिशाली शासक भी माना गया था। उसने कई सारे राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया था और उसका विलय किया था। तो इसमें से क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य का विलय शिशुनाग ने नहीं किया था मगध में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काशी। शिशुनाग ने
काशी का विलय मगध में नहीं किया था? एक्सप्लेनेशन। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती पर वहां के शासक अवंतीवर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार मगध की सीमा पश्चिम तक फैल गई थी और फिर उन्होंने वत्स को भी अपने में शामिल किया था, जो हमने पिछले ही एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो काशी को मगध में सम्मिलित शिशुनाग ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अगर शिशुनाग ने काशी का विलय नहीं किया तो फिर काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया। एक्सप्लेनेशन। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अजातशत्रु ने किस किस साम्राज्य को अपने अंदर मिलाया था अपने राज्य में, मगध में? तो वह है अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, जिसमें से बताना है कि कौन सा कथन मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है। पहला कथन है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। सर्वछात्रांतक यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इक्राट की उपाधि धारण किए। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बाकी जितने भी सारे पॉइंट दिए गए हैं, ये सब कथन मगध साम्राज्य के बारे में सही है। मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी क्रमशः 4 राजधानियां थी और महापद्मनंद ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिस तरह से बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बड़ा है, तो ध्यान से देखते हैं एक एक पॉइंट को। मगध राज का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एवं शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदिराज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के समय भारत पर किन राजवंशों का शासन था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है नंद वंश। तो नंद वंश का शासन था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। एक्सप्लेनेशन। और उस टाइम पे जो इसका राजा था वो था घनानंद। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में हमने देखा था। एक्सप्लेनेशन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय
उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक छठी ईसा पूर्व प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा एक राज्य जो छठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगध। इसकी चर्चा हमने कई बार कर चुकी है कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज वर्तमान में राजगीर पाटलिपुत्र थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव नहीं था? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बी, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर उनके उपनिवेश की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। यह सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था कि भारत को यूनान की रियासत बनाया। एक्सप्लेनेशन, झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो 16 महाजनपदों में से किस राज्य की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगध। एक्सप्लेनेशन, मगध साम्राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी और यह सबसे बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली एवं संगठित राजतंत्र था। बाकी इसके बारे में सेम एक्सप्लेनेशन कई बार हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैन्या यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? यानी किस राजा को नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला सैन्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में है कि जैन इतिहास में बिंबिसार को सैन्या या सैनिक के नाम से भी जाना जाता था, जो मगध का राजा था और हर्यक वंश का था, और यह हमेशा से अपने पास सेना रखा करता था। इस वजह से इसे सैन्या कहा जाने लगा। एक्सप्लेनेशन, जैन इतिहास में बिंबिसार को सैन्या या श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता था, जो मगध राज्य का राजा था और हर्यक वंश से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। महापद्मनंद को उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। एक्सप्लेनेशन, महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार दिया और सर्वछात्रातक एवं इकराट की उपाधि धारण की।
सर्व छत्रांतक का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है क्षत्रियों का अंत करने वाला। इसकी उपाधि धारण की और महापद्म को उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस, जिन्हें आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इतिहास का जनक कहा जाता है, यह सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। एक्सप्लेनेशन, सिकंदर के साथ नियार्कस, एनेक्रिटस, एरिस्टोबुलस भारत आए थे। यह तीनों इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडो हिस्टोरिका की नामक पुस्तक, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है, यह हेरोडोटस द्वारा रचित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कि हिस्टोरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में किसके संबंध के बारे में बताया गया, तो वह है भारत और फारस के संबंध, जिसे हेरोडोटस ने लिखा था। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठिन। एक्सप्लेनेशन, महाजनपद काल में श्रेणियों को संचालक का श्रेष्ठिन कहा जाता था और गृहपति यानी गृहपति का अर्थ था धनी किसान, धनी किसान को गृहपति कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आ ही गया कि गृहपति का अर्थ क्या है। तो भी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि गृहपति का अर्थ था धनी किसान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वश वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी कि इसने अपने पिता की हत्या की और इसी वजह से उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। तो वह शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पुत्र की हत्या की और उसकी हत्या उसके पुत्र ने कर दी। एक्सप्लेनेशन, अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य की प्राप्ति की। यानी अजातशत्रु का पिता बिंबिसार था, जिसकी हत्या कर अजातशत्रु ने मगध राज्य का राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? जिस तरह से अभी भारत एक गणतांत्रिक राज्य है और अभी तो बहुत सारे देश जो गणतंत्रात्मक हैं, उसी तरह से विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था और वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह हमारा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखते हैं उसे एक्सप्लेनेशन में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध रचनाओं तथा अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार बुद्धकालीन भारतीय राजनीतिक समाज में 10 गणराज्य थे तथा विजय संघ उनमें से एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत,
उपरांडल में स्थित विज्ज संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। इसमें आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण जिले के भाग शामिल थे तथा इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तक विस्तृत थी। विजय संघ की राजधानी वैशाली थी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विजय संघ की राजधानी वैशाली थी और विजय संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन था और इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप फिर से इसे पढ़ सकें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकें। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची, यानी कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन दिया हुआ है। इधर कुछ महाजनपद है और फिर उसकी राजधानी। तो पहले वीडियो में हमने सभी महाजनपद उनकी राजधानी के बारे में देखा था और उसी तरह से फिर से हमारा क्वेश्चन है। तो कुरु की जो राजधानी थी वह थी इंद्रप्रस्थ। मैं कर रहा हूं मैच कि कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सेकंड है पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिच्छन, 3 नंबर। और कौशल की राजधानी थी साकेत। और लास्ट है वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छनम, कौशल, साकेत और वत्स कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, खुद्दक निकाय और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। एक्सप्लेनेशन, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सूत पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। इसका हिंदी अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन ने किया, जिसे महाबोधि सभा कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, यानी कि ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या क्या हुआ था भारत में, इससे क्वेश्चन है। ऑप्शन है खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार, प्राणियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ये जितने भी 5 ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी के सभी इसके करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। यानी ए बी सी डी ई ये सारे इसके प्रभाव थे। यानी कि भारत पर ईरानी का आक्रमण का प्रभाव खरोष्टी लिपि का प्रचार था, अभिलेख उत्खनन करने की कला का प्रचार, प्राणियों की छत्र प्रणाली का प्रचार और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और साथ ही स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सभी ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। इसी के साथ यह हमारा महाजनपद पार्ट 2 भी खत्म होता है और इसके महाजनपद काल से सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं 2 पार्ट में।
तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। और ये हमारा थर्ड लेसन कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेसन 4, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के बारे में फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे।